हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो आज की इस क्लास में हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करने वाले हैं बाय अल्फ्रेड वैगनर। तो यहाँ पर वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपको बता दूं बच्चों, तो ये हमारी जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट नंबर 1 है, जो एमपी सेट नेट और अन्य यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही, अगर बात करें ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अगर बात करूं टॉपिक की, तो ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पूरे अगर हम बात करें अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू पूरे सिलेबस से के अंतर्गत ये जो टॉपिक जोड़ा गया है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत परीक्षा में आते हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से संबंधित वैगनर ने ये अपना जो सिद्धांत दिया है वो क्या है। सबसे पहले बेटा अपन समझ लेते हैं महाद्वीपों का विस्थापन होता क्या है, और कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी आई है ये कहाँ से निकल कर आई है, किस तरीके से इसको देने का अगर बात करें शुरुआती चरण रहा है, और आगे चल के फिर इस वैगनर ने क्या योगदान दिया है। देखिएगा क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी पर महाद्वीप महासागरों के निर्माण से भी हम बात करते हैं कि ओशियन कैसे बन, कॉन्टिनेंट कैसे में गए, तो इनके संबंध में जब भी हम बात करते हैं तो बात आती है इनमें किसी प्रकार के हमारी अर्थ पर कोई ऐसे, अगर बात करें हम बल लगे होंगे, ऐसे कोई फोर्सेस लगे होंगे जिस कारण से पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट और ओशियन का निर्माण हुआ है। इसी इन्हीं सब बातों के लिए अगर हम बात करें हमारे नॉर्मल जोग्राफर के बीच एक चर्चा का विषय रहा है कि हमारी पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर आखिर बने कैसे। तो कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी की बात करते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो प्रवाह सिद्धांत या ड्रिफ्ट की बात करते हैं। संकुचन सिद्धांत की बात करने में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम आता है इसमें। 3 आते हैं। अगर बात करें इसमें एफ बी टेलर आते हैं, है ना। हालांकि एफ बी टेलर बाद में अगर आप देखोगे तो इन्होंने प्रवाह की बात की है। लुथियन ग्रीन इसका चतुष्फलक सिद्धांत बहुत, डोली आते हैं, है ना, लब और लैप बर्थ आते हैं। सब के सब कहते हैं कि पृथ्वी पर शुरुआत में जब पृथ्वी बहुत ज़्यादा तरल थी तो सिकुड़ी, और पृथ्वी के सिकुड़ने के क्रम में हम देखते हैं महाद्वीप और सागर बन गए। ये थ्योरी कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी कहलाती है। हालांकि ये थ्योरी हमारे सेट एग्जाम में नहीं जाती, या फिर हमारे अगर बात करें सिलेबस का भाग नहीं। अब इसके ही इतर दूसरी थ्योरी जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है वो है, अगर बात करें हम प्रवाह सिद्धांत या ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट थ्योरी या विस्थापन सिद्धांत जो है ये, अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 1880 से 1890 के दशक में इस सिद्धांत को काफी बल मिला। और हम देखते हैं कि शुरुआत में अल्फ्रेड, अगर बात करें एफ बी टेलर 1910 के आसपास, और इसके पहले एक और वैज्ञानिक थे, इनका नाम अगर आप देखोगे तो ये वैज्ञानिक अगर आप देखोगे तो स्नाइडर, एंटोनियो स्नाइडर, है ना। ये दो वैज्ञानिक अगर बात करें, एंटोनियो स्नाइडर और एफ बी, अगर एफ जी टेलर जो थे, एफ टेलर है ये, एफ जी जो टेलर थे, एफ बी, एफ बी टेलर, तो एफ बी टेलर और जो एंटोनियो अगर बात करें स्नाइडर की, इन दोनों ने शुरुआती के दौर में काफी हद तक, अब अगर हम कह सकते हैं तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का समर्थन किया है। तो शुरुआत में अगर देखें तो जो महाद्वीपों के विस्थापन, और अगर बात करें उससे होने वाले अन्य प्रकार के, अगर बात करें जो जियोमॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की, तो ये सारी चीज़ें हैं वो शुरुआती चरण में एफ बी टेलर और स्नाइडर के द्वारा उसका समर्थन दिया गया। फिर बाद में अगर देखोगे तो वैगनर अपनी थ्योरी लेकर आए हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं बेटा हम, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो अगर अगर बात करें बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि, तो इसमें संकुचन सिद्धांत से होते हुए कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी से होती है ड्रिफ्ट की ओर, यानी प्रवाह सिद्धांत की ओर सिद्धांत बढ़ा हुआ है। अब मूल ये सिद्धांत क्या है, तो इसके लिए हमें बैगनर को पढ़ना होगा, बैगनर को पढ़ना होगा। हालांकि हमारे टॉपिक में बैगनर की ही थ्योरी जोड़ी गई है, एफ बी टेलर की या स्नाइडर के बारे में कहा नहीं गया है, लेकिन एफ बी टेलर और स्नाइडर को याद रखना बेटा। स्नाइडर साहब
1856 के आसपास अगर बात करें देखने को मिलते हैं, और 1910 के आसपास अगर देखें तो एफ बी टेलर देखने को। दोनों ही वैज्ञानिक अगर आप देखोगे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ अगर ये दूसरा नंबर का पॉइंट देखोगे तो इस सिद्धांत को देने का मुख्य रूप से श्रेय जो जाता है वो अल्फ्रेड वैगनर को जाता है। जर्मनी के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1915 19 सबसे पहले तो अगर बात करें हम, इन्होंने अपना ये जो सिद्धांत है 1912 में दिया है, अपन देखेंगे इसको, और फिर बाद में 15 में और 20 में का संशोधन किया जर्मन भाषा में, फिर बाद में इंग्लिश में ये 2022 में छपकर यानी उसका प्रकाशन अंग्रेजी हुआ था। तो ये सिद्धांत मूल रूप से 1912 के आसपास यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का ये सिद्धांत है, मतलब 1912 के बाद 15 और 20 में जब दिया तो 14 से 18 के बीच वैगनर को, हालांकि इस सिद्धांत को संशोधित करके प्रकाशित करने में काफी समय भी लगा है, ये भी एक कहीं ना कहीं खास रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि तो महाद्वीपों का प्रवाह है यानी कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट अगर आप देखो का ये इन्वेंटर कौन है, तो देने का श्रेय किसको जाता है, यानी इन्वेंटर या प्रतिपादक कौन है। इन्वेंटर या प्रतिपादक देखें तो अल्फ्रेड वैगनर हैं, अल्फ्रेड वैगनर। तो अल्फ्रेड वैगनर जो कि अगर बात करें कहाँ के रहने वाले थे बेटा, हम देखेंगे जर्मनी के रहने वाले थे, रहने वाले हैं बेटा, जर्मनी के रहने वाले हैं। तो अल्फ्रेड वैगनर को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जनक कहा जाता है, या कह सकते हैं हम इन्होंने ही सबसे पहले इस थ्योरी को बहुत हद तक कह सकते हैं आप बेटा प्रसारित किया है, लोगों तक लेकर आए, ठीक है। क्या है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, सबसे पहले ये जान लेते हैं अपन, और थोड़ा सा वैगनर की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। वैगनर साहब जर्मनी के रहने वाले थे, और देखेंगे ये पेशे से अगर बात करें, इनका जो पेशा था यानी इनका जो वर्क था, कार्य था, तो ये एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जलवायु विज्ञानी थे। क्या है बेटा ये, जलवायु विज्ञानी है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, ठीक है। जलवायु वैज्ञानिक होने के नाते ये इनका कार्य रहता था कि ये लगातार विश्व भ्रमण पर रहते थे, समय पर ये अलग अलग जलवायु कटिबंधों का, जलवायु से संबंधित जो जोन है उनका अध्ययन करते रहते थे, ठीक है। तो इन्होंने ट्रॉपिकल जोन का है ना, इसके अलावा एरियड, सेमी एरियड, इन सारे क्षेत्रों का बहुत सारा अध्ययन किया है, और जलवायु को बहुत हद तक अगर बात करें सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी। वैगनर पेशे से तो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, बट अगर बात करें इन्होंने जो थ्योरी दी है, ये थ्योरी तो जियोमॉर्फोलॉजी की है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। जियोमॉर्फोलॉजी की थ्योरी कैसे इन्होंने दी है इस बारे में भी अगर हम बात करें तो समझेंगे, ठीक है। तो एक जलवायु वैज्ञानिक कैसे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट बन गया, ये तो अपने आप में एक कह सकते हैं आश्चर्य का विषय है, लेकिन फिर भी इनको जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते हो रुचि आए। अब वास्तव में अगर हम देखें बेटा, तो कॉन्टिनेंट का जो ड्रिफ्ट हुआ है यानी महाद्वीपों का जो प्रवाह हुआ है, उसी से महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है। उसी से अगर बात करें कटकों का महासागर के अंतर्गत यानी जो रिज बने हैं, या अगर बात करें द्वीपीय चापें बनी हुई हैं, या अगर बात करें हम और सारे लैंडस्फॉर्म क्रिएट हुए हैं, सबके पीछे बात करें कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट को ही अगर बात करें वैगनर जो है मुख्य आधार मानते हैं। वैगनर कहते हैं कि पृथ्वी पर होने वाली जितनी प्रकार की घटनाक्रम है, जितनी प्रकार की अगर बात करें घटनाएं हो रही हैं, इन सब के पीछे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट ही बड़ा कारण है। विशेष तौर पर पर्वतों का निर्माण होना, और अगर बात करें महाद्वीप महासागरों का निर्माण, ठीक है। के बारे में एक एक करके परतों को अपन खोलते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, इस थ्योरी को कब दिया इन्होंने, तो याद रखना इस थ्योरी को उन्होंने सबसे पहले 1912 में तो दिया था,
सबसे पहले 1912 में दिया, और इसका इन्होंने जर्मन भाषा में जो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है 1915 और 1920, ठीक है। 1915 और 1920 जर्मन भाषा में इन्होंने इसका क्या किया था बेटा, संशोधन किया था, इसको संशोधन किया। तो अगर आपसे पूछे कि जर्मन भाषा में इसका संशोधन कब प्रस्तुत किया था, तो 15 और 20 में। सबसे पहले दिया कब था, 1912 में। और फिर अंग्रेजी में कब प्रकाशित हुआ बेटा, तो अंग्रेजी में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो प्रकाशन हुआ है, तो अंग्रेजी में प्रकाशन हुआ है कब बेटा, 1912 में, ठीक है। सबसे पहले कब दिया गया, 1912 में। फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए 1915 यानी 1915 और 1920 में, और फिर 1922 में 22 में इसको जो है पब्लिश किया गया इंग्लिश भाषा में, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेटा भी आपको याद रखना है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं बेटा, वैगनर ने अपने समय में, आगे बढ़ते हैं, वैगनर ने अपने समय में अगर आप देखोगे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी कैसे दी, उसके पीछे का अपन एक थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ लेते हैं, इतिहास समझ लेते। देखिएगा क्या है बेटा, वैगनर समय समय पर विश्व भ्रमण करते रहते थे, तो ग्लोबली यहाँ वहाँ घूमते रहते थे और क्लाइमेट का अध्ययन करते थे। जब ये क्लाइमेट का अध्ययन कर रहे थे बेटा, तो इन्होंने देखा कि उनको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली, कुछ उनके ऑब्जर्वेशंस हैं वैगनर के, उनके ऑब्जर्वेशंस में अगर देखें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिसको देखकर ये बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। क्या चीजें देखने को मिली, इसमें अगर आप देखें तो वैगनर ने देखा कि कुछ क्षेत्रों में, विश्व के बहुत सारे भागों में अलग अलग महाद्वीप हैं, लेकिन उन पर लगभग लगभग सेम वनस्पतियां पाई जाती है, यानी कुछ वनस्पतियां हर महाद्वीप में एक जैसी पाई जा रही हैं। ये सारी वनस्पतियां आज अलग अलग कॉन्टिनेंट में हैं, बट अगर देखेंगे बेटा लगभग लगभग सेम। फिर उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे महाद्वीप हैं जिन महाद्वीपों में अगर आप अच्छे से देखें तो वहां पर जो एक तरीके से आप देखोगे कि शीत वाले कटिबंध में आता है कोई महाद्वीप, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो एक एरियड वाले जोन में आने वाला कोई कॉन्टिनेंट है, और वहां पर कोयला पाया जा रहा है, कोयले के निक्षेप पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कोयले की अगर बात करें सेडिमेंट्स, और अगर बात करें निक्षेप यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर बात करें कुछ ऐसे उष्ण कटिबंधीय भाग हैं जहां पर हिमोड या हिम के निक्षेप पाए जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वहां पर टिलेट का निक्षेप पाया जा रहा है, टिलेट पाए जा रहे हैं, उनके अवसाद पाए जा रहे हैं। तो उष्णकटिबंधीय भागों में हिम का जमाव या मोरेन्स पाए जा रहे हैं, जबकि जो हमारे अगर बात करें शीत कटिबंधीय भाग हैं, एरिड वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर या सब ट्रॉपिक या एरिड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अगर हम देखें तो कोयले वाले भंडार पाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ये दोनों ही अगर बात करें, ये दोनों ही जो भाग या दोनों ही जो मिनरल्स पाए जाते हैं, ये कोयले की बात करें तो कोयला सामान्य तौर पर शीत क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, वो उष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। जबकि अगर हिमोड देखें तो हिम शीत क्षेत्रों में पाया जाता, उष्ण क्षेत्रों में होता ही नहीं है। ये एक आश्चर्य का विषय था, ठीक है। अब उन्होंने फिर भी देखा कि यार ये तो सब ठीक है, कुछ इनको जीवों की ऐसे जीवाश्मों के ऐसे प्रमाण मिले या जीवों से संबंधित ऐसे प्रमाण मिले जिससे वैगनर बड़े ही एक प्रकार से आश्चर्यचकित हुए कि भाई ऐसा हो कैसे सकता है। कुछ जीवधारी ऐसे थे जो अफ्रीका में भी पाए जा रहे हैं, भारत में भी पाए जा रहे हैं, दक्षिण अमेरिका में भी पाए जा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जा रहे हैं, है ना। कुछ जीवों के जीवाश्म अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका में, और कुछ जीवों के जीवाश्म अगर बात करें यूरोप में भी पाए जा रहे हैं। सेम मतलब उन्हीं जीवों के जीवाश्म यूरोप में भी पाए जा रहे हैं। तो मतलब यूरोप में पाए जाने वाले, अमेरिका में पाए जाने वाले जीवों के फॉसिल्स, है ना, या फिर भारत में, साउथ अमेरिका में और साउथ अफ्रीका या अफ्रीका वाले भागों में पाए जाने वाले फॉसिल्स के जो एविडेंस हैं या अवशेष हैं, ये ठीक है, फॉसिल्स हैं, ये सब के सब अगर बात करें लगभग लगभग अलग अलग महाद्वीपों में है, पर सेम प्रकार के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, वैगनर को ये बड़ा ही आश्चर्य लगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ अपना ऑब्जर्वेशन लिया। क्या दिया इन्होंने ऑब्जर्वेशन, इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को दो भागों में बांटा। क्या भागों में बांटा बेटा, इन्होंने कहा सबसे पहले ये हो सकता है कि स्थल भाग स्थिर रहा हो। क्या बेटा, स्थल भाग जो है वो स्थिर रहा हो, और जलवायु कटिबंधों में क्या हुआ होगा बेटा, परिवर्तन होता रहा होगा। मतलब स्थल जो है वो स्थिर रहे होंगे और जलवायु कटिबंधों में
क्या हुआ होगा बेटा, एक स्थान से दूसरे शिफ्टिंग रही होगी, है ना, जिस कारण से एक ही स्थान पर कभी शीत ऋतु, कभी शीत तो कभी उष्ण, कभी शुष्क तापमान एवं आर्द्र जलवायु का विस्तार होता रहता है। यानी इन्होंने कहा कि एक स्थान पर अगर हम देखेंगे तो कभी कोल्ड, कभी हॉट, कभी ड्राई या कभी ह्यूमिड क्लाइमेट जो है हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा रहा होगा भाई कभी कभी कि हमारे जो महाद्वीप हैं वो तो यहाँ वहाँ नहीं गए होंगे, यानी स्थलीय भाग हमेशा कांस्टेंट या स्टेबल रहा होगा, जबकि जो हमारे जलवायु के कटिबंध हैं, ठीक है, क्लाइमेट के जोन हैं, वही क्या हुए होंगे बेटा, यहाँ वहाँ शिफ्ट हुए होंगे। तो इसका संबंध, इसके बारे में उन्होंने एक प्रकार से खोज करनी शुरू करी बेटा, और खोज करके उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। एक्चुअल में जो क्लाइमेटिक जोन है ये सूर्य की स्थिति के आधार पर, सन की लोकेशन पर डिपेंड करते हैं, सन की पोजीशन पर निर्भर करते हैं। इन्होंने देखा कि सूर्य की स्थिति बदलेगी, सूर्य की स्थिति बदलेगी तो ही जलवायु कटिबंधों में क्या होगा बेटा, स्थानांतरण होगा। लेकिन बेटा सूर्य तो काफी सालों से यानी मिलियंस ऑफ एज से क्या है, अपने ही स्थान पर स्टेबल है, और पृथ्वी उसकी लगातार क्या कर रही है बेटा, परिक्रमा कर रही है। तो सूर्य अपनी स्थिति पर अगर स्थिर है तो जलवायु कटिबंध तो कभी भी क्या नहीं हो सकते बेटा, शिफ्ट हो नहीं सकते। और दूसरा, आज भी जलवायु कटिबंध हैं तो सूर्य के नॉर्दर्न और सदर्न होने पर, यानी उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर 2 से 5 डिग्री शिफ्ट होते हैं, इससे ज्यादा शिफ्ट। तो इतने बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं उन तक अगर बात करें, कटिबंधों का शिफ्ट हो जाना अपने आप में एक प्रकार से वेगनर को थोड़ा सा एक आश्चर्य में डालता है, ठीक है। तो सूर्य की स्टेबल है, ऐसे जलवायु कटिबंधों का परिवर्तन होना, उन्होंने इस निष्कर्ष पर जाकर उन्होंने सोचा कि यह जलवायु कटिबंधों का यार नहीं हो सकता है, किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ और भी दिक्कत है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या बोला उन्होंने, दूसरे ऑब्जर्वेशन में बोला बेटा कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं और महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हुए हैं। इस बात पर वेगनर ज्यादा फोकस करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको सूर्य की स्थिति के कारण जलवायु कटिबंधों के स्थानांतरण का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। लेकिन दूसरा जब जो ऑब्जर्वेशन था इनको कि क्लाइमेटिक जोन जो है वो कहीं ना कहीं स्टेशनरी है, जबकि जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं इनमें ड्रिफ्ट हुई होगी, ये बात वेगनर को कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल और ज्यादा सटीक नजर आती है। यानी उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं पूर्व में, कालांतर में, है ना, जलवायु कटिबंध तो स्थिर रहे होंगे पर ड्रिफ्टिंग या कह सकते हैं विस्थापन हुआ है महाद्वीपों का। इसके बारे में जब उनको ये चीज पता चली या इस चीज पर उन्होंने फोकस किया तो फिर उन्होंने इसके बारे में एविडेंस तलाशने, खोजबीन जारी कर ली, शुरू कर दी कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इसके प्रमाण हमें मिलेंगे, एविडेंस मिलेंगे कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट होते हैं। जलवायु कटिबंध यानी क्लाइमेटिक जो जोन है वो तो स्टेबल रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, पर इसमें परिवर्तन होता है बेटा, कहीं ना कहीं ड्रिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग होती है कॉन्टिनेंट्स की। इसके बारे में उन्होंने प्रमाण ढूंढना शुरू किया, ठीक है। और प्रमाण ढूंढकर जब उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया और प्रमाण ढूंढे तो बेटा इसमें आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं, वेगनर को ये प्रमाण, बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिल गए जिससे उनकी ये दूसरी बात या दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरीके से वेगनर को एक एक थ्रस्ट मिला इस थ्योरी को देने में। तो वेगनर ने इस थ्योरी को दो ऑब्जर्वेशन के सहारे दिया। एक ऑब्जर्वेशन था जो हमारे जलवायु कटिबंध थे वो स्थिर हैं, तो इस बात पर वो बिल्कुल से राजी थे, और कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं शिफ्ट हुए होंगे, इस बात पर वो क्या थे, बिल्कुल पूर्ण फोकस करे, और सेकंड बात को वो लेकर आगे बढ़े, ठीक है। तो पहली बात को उन्होंने नकार दिया, सेकंड बात को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और अपना प्रस्तुत करते। सिद्धांत का मूल क्या है या सिद्धांत का बेसिक या उसका फंडामेंटल पार्ट क्या है, आइए उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें बेटा तो वेगनर कहते हैं कि मतलब सिद्धांत का, मैं इसका जो फंडामेंटल पार्ट है या बेसिक पार्ट है वो अब समझाने वाला हूं। तो देखिएगा, वेगनर कहते हैं कि लगभग लगभग आज से 350 से 225 मिलियन वर्ष पूर्व, कितना बेटा, 350 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनीफेरस के आसपास, है ना। अगर आप देखोगे कार्बोनीफेरस एज आती है पैलियोजोइक एरा में, तो पैलियोजोइक एरा में जो कार्बोनीफेरस
काल है यानी कार्बोनिफेरस पीरियड है, इस कार्बोनिफेरस पीरियड में लगभग 350 मिलियन 222 मिलियन के आसपास, इस टाइम पीरियड में हमारी पृथ्वी के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं बेटा वो जुड़े थे आपस में। क्या थे बेटा? आपस में जुड़े थे और जुड़कर एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट बना रहे थे। उस कॉन्टिनेंट को पेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उस कॉन्टिनेंट को पेंजिया कहते हैं। यानी क्या देखिएगा, पेंजिया क्या है? तो पेंजिया सभी स्थल भाग एक साथ जुड़े हों, यानी इस तरीके से सारे के सारे स्थल भाग आपस में जुड़े हुए थे और इसी को वैगनर ने क्या कह दिया बेटा? पेंजिया कह दिया। तो ये जो आप यहां देख रहे हो ये पेंजिया है। आज सारे महाद्वीप आपस में जुड़कर एक बड़ा महाद्वीप या बिग कॉन्टिनेंट बना रहे थे। ऐसे बिग कॉन्टिनेंट को उन्होंने पेंजिया कहा। पेनजिया एक जर्मन भाषा का शब्द है। पेन का मतलब होता है बड़ा भाग, यानी थोड़ा सा साइज में बड़ा, आकार में बड़ा, और जिया का मतलब होता है भूमि का भाग। तो भूमि का बड़ा साइज से निकल कर आया शब्द पेंजिया। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि आज जैसे हमारे वर्ल्ड में अगर ग्लोब पर देखें तो 5 महासागर हैं। ठीक है। इन 5 महासागरों को मिलाकर एक बहुत बड़ा महासागर था, एक बहुत बड़ा ओशियन था। इसको बिग ओशियन कहते हैं ये। और ये जो बिग ओशियन है उसको वो पैंथालासा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैंथालासा। यानी पैंथालासा क्या है बेटा? वास्ट ओशियन सराउंडिंग पेंजिया, यानी पेंजिया के चारों ओर एक बहुत बड़ा बृहद महासागर था, बड़ा एक ओशियन था, उसको उन्होंने पैंथालासा कहा है। तो पैंथालासा पेंजिया को घेरे हुए था। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप देखो इस डायग्राम में तो ये हमारा सुपर कॉन्टिनेंट है या बिग कॉन्टिनेंट है। इस सुपर कॉन्टिनेंट या बिग कॉन्टिनेंट को पेंजिया कह रहे हैं और इसके चारों ओर अगर आप देखोगे तो आपको जो दिख रहा है वो क्या है बेटा? पैंथालासा है। तो इस तरीके से ना तो 5 आज ओशियन जो हैं वो पहले थे कार्बोनिफेरस में, ना ही आज जो 7 आपको कॉन्टिनेंट हैं ये भी कार्बोनिफेरस थे बेटा। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी थ्योरी में मतलब जो सिद्धांत को शुरू किया वो यहीं से शुरू किया कि कार्बोनिफेरस एज में यानी 350 से लेकर 222 मिलियंस ऑफ ईयर अगर देखें, 222 मिलियन ईयर में देखें अगर, तो इस तरीके की थी हमारे। ये सब वैगनर का सिद्धांत है, यानी उनका एक प्रकार से मानना है। ऐसा था। फिर वो कहते हैं कि पेंजिया का अर्थ क्या है? तो मैंने आपको बताया, संपूर्ण पृथ्वी के बारे में बताते हैं। यानी पेंजिया मतलब ऑल अर्थ की बात करते हैं, यानी संपूर्ण अर्थ में इस तरीके का बड़ा भाग था। ठीक है। आगे आते हैं। अब देखिएगा इसमें बेटा इन्होंने कहा कि जो हमारे पेंजिया था, पेंजिया इस तरीके से था। ये तो ये अपन इसको बाद में देखें। आगे बढ़ते हैं। अभी पेंजिया का अगर बात करें, ये कहते हैं विभाजन हुआ, यानी एक समय तक तो पेंजिया रहा, यानी एक समय तक तो सुपर कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिला, लेकिन इसके बाद देखते हैं बेटा तो इस सुपर कॉन्टिनेंट में या ये बिग कॉन्टिनेंट में क्या हो गया बेटा? इसमें अगर बात करें विभाजन हो गया, इसमें डिवीजन हो गया। ये 2 भागों में बट गया बेटा। कौन कौन से 2 भागों में बेटा? इसके 2 भाग हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से भागों में बट गया बेटा जब इसका विभाजन हुआ? तो पहला भाग कहलाया बेटा लॉरेशिया और दूसरा भाग कहलाया गोंडवाना। यानी तो अगर आप देखोगे तो पेंजिया है, ये पेंजिया एक समय के बाद, एक टाइम के बाद 2 बड़े भागों में बटा है। एक को अपन लॉरेशिया कहते हैं और दूसरे को गोंडवाना कहते हैं। तो लॉरेशिया लैंड और गोंडवाना लैंड में ये पेंजिया डिवाइड हुआ है। अब कैसे डिवाइड हुआ, सारे के सारे टाइम पीरियड को अपन एक साथ देख लेते हैं। देखिएगा जरा, यहां पर समझिएगा जरा। सबसे पहले देखिएगा टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, इस पर भी ध्यान देना है हमें सबको। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले देखिए 225 मिलियन ईयर्स पूर्व, मतलब 222 225, और ये टाइम पीरियड है कार्बोनिफेरस काल, कार्बोनिफेरस। ठीक है। इस कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ बेटा? कार्बोनिफेरस काल में हम देखते हैं क्या था बेटा? पेंजिया था, यानी समस्त प्रकार के महाद्वीप आपस में कनेक्टेड थे और पेंजिया थे वो। ठीक है। और चारों ओर इसके क्या था बेटा? पैंथालासा था, पैंथालासा। ठीक है। अब अगर आप देखोगे थोड़ा और आगे चलते हैं तो लगभग लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व, 150 मिलियन वर्ष पूर्व, कहीं कहीं पुस्तकों में 180 मिलियन वर्ष पूर्व भी लिखा रहता है। तो मैं कह रहा हूं 180 से 150
और ये टाइम पीरियड है जुरैसिक काल। कौन सा काल बेटा? जुरैसिक काल, जुरैसिक पीरियड है ये, ठीक है। ये ट्रियासिक पीरियड के बाद आता है। तो ट्रियासिक पीरियड का अंतिम अगर बात करें, ट्रियासिक पीरियड जब खत्म हो रहा था तो उसका अंतिम अगर बात करें पीरियड, और स्टार्टिंग जुरैसिक पीरियड। तो जुरैसिक और ट्रियासिक के बीच का टाइम पीरियड है 180 से 150 मिलियन ऑफ ईयर। इस समय अगर आप देखोगे तो पेंजिया का बेटा विभाजन हुआ और पेंजिया दो भागों में बट गया। उत्तर का भाग, ये वाला भाग अगर बात करें बेटा, तो इस भाग को कहते हैं अपन लॉरेशिया या अंगारा लैंड। क्या कहते हैं बेटा? लॉरेशिया या अंगारा लैंड, ठीक है। तो लॉरेशिया उत्तरी भाग को कहते हैं, और साउथ के भाग को यानी दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं बेटा? ये जो भाग आप देख रहे हो इसको कहते हैं बेटा गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम गोंडवाना लैंड। तो लॉरेशिया लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में बट गया। किस काल में बेटा? जुरैसिक काल में, जुरैसिक पीरियड में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ बेटा? अब देखिए बेटा, जब दो भागों में लॉरेशिया बट जाएगा तो ऐसे में बेटा हमारा जो पैंथालासा है ये तो दो भागों में बट गया। देखिए आप, देखिए यहाँ से दरार अगर हम देख रहे हैं, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये दरार आपको देखने को मिल रही है। देखिए आप जरा, ये आप जो दरार देख रहे हो ये वाली, ये यहाँ से दरार पड़ गई, और इस दरार पड़ने के कारण पैंथालासा का वाटर कहाँ भर गया बेटा? देखो इस दरार में जाएगा कि नहीं जाएगा? पैंथालासा का पानी इस दरार में भर गया, जिसके कारण क्या देखने को मिला बेटा? जिसके कारण हम देखने, उत्तर और दक्षिण में हमें दो कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहे हैं और पानी देखने को मिल रहा है, और इस पानी वाले भाग को एक ओशियन कहा गया, महासागर कहा गया, और इस महासागर को नाम दिया गया टेथिस, टेथिस सागर, सॉरी टेथिस सागर बोलते हैं, टेथिस सी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टेथिस सी कहलाया, और यहाँ पर अपना पैंथालासा है ही। तो यहाँ ये पैंथालासा है, ये टेथिस सी गया, ठीक है। तो पेंजिया के विभाजन से बीच में एक सी वाला भाग खुल गया, और इस सी वाले भाग को क्या कहा बेटा? इस सी वाले भाग को हमने क्या कह दिया? टेथिस सी कह दिया। एक नया सागर खुल गया। तो इस तरीके से क्या देख पा रहे हो आप बेटा? दो ओशियन देख पा रहे हो, दो सागरीय भाग देख पा रहे हो, दो हमें कॉन्टिनेंट देखने को, लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्या कहते हैं वैगनर? वैगनर कहते हैं पेंजिया का विभाजन जो हुआ है, ये विभाजन की प्रक्रिया वास्तव में कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट के कारण ही हुई है। अब कैसे हुई है ये सब बातें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वो कहते हैं कि कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्ट लगातार होती रही है, और लगातार होते रहने में अगर आप देखोगे, थोड़ा और आगे चलते हैं, और लगभग लगभग अगर आप देखो तो लगभग ये लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर 100 मिलियन ईयर अगो। कितना लिखा हुआ है ये? 100 मिलियन ईयर अगो। मैं कहूंगा कि लगभग 100 से, मतलब ये आप मान लो 65 से लेकर 100 मिलियन ईयर अगो अगर बात करें हम, 65 से लेकर 100 मिलियन वर्ष पूर्व, तो 65 से लेकर 100 मिलियन वर्ष पूर्व अगर देखेंगे तो इस लॉरेशिया यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों में और ज्यादा विभाजन देखने को मिले। यानी लॉरेशिया अगर बात करें कुछ भागों में बट गया, और अंगारा गोंडवाना लैंड भी कुछ भागों में बट गया। लॉरेशिया के मुख्य रूप से तीन भाग देखने को मिले। एक तो बेटा बेटा कौन सा? नॉर्थ अमेरिका, दूसरा यूरोप, और तीसरा बेटा एशिया। ये कब हुआ है बेटा? तो ये टाइम पीरियड है क्रिटेशियस काल। कौन सा काल बेटा? क्रिटेशियस पीरियड है ना, क्रिटेशियस। तो इस क्रिटेशियस पीरियड में अगर आप देखोगे तो इस पीरियड में जो लॉरेशिया है उसके तीन भाग देखने को मिले, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। जबकि गोंडवाना 5 बड़े भागों में बटा है। कौन कौन से बेटा? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा बेटा? अंटार्कटिक, ठीक है। तो ऐसे 5 भाग देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर आप देखो बेटा, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि पेंजिया का विभाजन हुआ, और पेंजिया का विभाजन होकर पेंजिया का एक भाग लॉरेशिया या अंगारा लैंड बना, और दूसरा भाग जो दक्षिणी था वो गोंडवाना लैंड बना। उत्तरी भाग के 3 भाग देखने को मिले बेटा। कौन कौन से? पहला भाग है उत्तर अमेरिका, दूसरा यूरोप, तीसरा एशिया। जबकि जो गोंडवाना यानी दक्षिणी भाग है उसके 5 भाग देखने को मिले, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। से 5 भाग हमें देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर हम कहें तो इस तरीके से वैगनर ने कहा कि क्रिटेशियस काल तक पेंजिया अगर बात करें ऊपर 3 और नीचे 5 यानी लगभग 8 बड़े भागों में विभाजित हो गया।
ठीक है, ये हमें देखने को मिला कब बेटा, ये हमें देखने को मिला क्रिटेशियस में। वर्तमान स्थिति देख लो बेटा इसकी, आज एट प्रेजेंट की स्थिति देख लो, तो वर्तमान में क्या देख पाते हो हम, वर्तमान में देख पाते हैं हम, वर्तमान की जो स्थिति है इसको हम देख पाते हैं कि वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं। देखते हैं कि नहीं देखते, तो वर्तमान में 7 महाद्वीप और 5 महासागर हमें देखने को मिलते हैं। ये सब की सब जो सिचुएशन है एट प्रेजेंट है। इसका मतलब है शुरुआत में पेंजिया था बेटा, और पेंजिया धीरे धीरे विभाजित होकर आज 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियन में क्या हो गया है बेटा, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखो ये एट प्रेजेंट, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि वैगनर जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पेंजिया कहीं ना कहीं उस समय रहा होगा और आज जाके जो है पेंजिया के विभाजित कुछ भाग हमें और ओशन के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से महाद्वीपों का और महासागरों का निर्माण हुआ है, ऐसा बताने की वैगनर साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो बात आती है बेटा कि पेंजिया का विभाजन हुआ और उन्होंने अपनी थ्योरी प्रस्तुत करी, और थ्योरी को बोलने के बाद लोगों ने इनसे प्रश्न तो किए ही होंगे, लेकिन उन प्रश्नों की बात करने से पहले वैगनर ऐसा तो थे नहीं कि कोई कच्चे अगर बात करें खिलाड़ी हैं, ठीक है, नव युवा तो थे नहीं, प्रोफेसर साहब थे। तो वैगनर ने क्या किया, इन्होंने जो थ्योरी अपनी दी है इसमें कई एविडेंस प्रस्तुत किए, कई प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि पेंजिया का विभाजन किस बल से हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि पेंजिया का विभाजन किस बल के द्वारा हुआ है, यानी फोर्स कौन सा था जिन्होंने पेंजिया को 2 भागों में या इतने भागों में विभाजित किया, और दूसरा कि इसके पीछे वैगनर ने कौन कौन से प्रमाण दिए हैं। यहां से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं पेंजिया को विभाजित करने में अगर बात करें कौन से बल ने काम किया है। अगर यहाँ पर देखोगे तो टेथिस सी के लिए, टेथिस सी के बारे में थोड़ा सा आप देख लेते हैं, इसके बाद अपन बल देखेंगे। तो टेथिस सी है, आपको पता ही है, टेथिस सी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब पेंजिया का विभाजन हुआ लॉरेशिया और अंगारा लैंड में, तो एक छोटा सा सागर खुला था जिसको टेथिस सी कहते हैं। अच्छा, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि टेथिस सी के वर्तमान अवशेष कौन से हैं, टेथिस सी के प्रेजेंट जो अगर बात करें रिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रेजेंट रेमिनेंट्स कौन कौन से हैं इसमें देखिएगा, तो हमारा मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, और राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं ये सब के सब अगर बात करें अवशेष हैं किसके बेटा, टेथिस सागर के, जो आज हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि टेथिस सागर तो अब रहा नहीं। टेथिस सागर के स्थान पर अगर हम देखें, टेक्टोनिक कहती है कि वहां पर बहुत सारे बात करें आज पर्वतीय भाग हैं, लेकिन इसके अवशेष में हमें बहुत सारे अगर बात करें इसके रेमिनेंट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, टेथिस सी के बारे में तो आप लोग पहले से जानकारी लग सकते। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिएगा जो मैं बात कर रहा था कि पेंजिया के विभाजन के लिए और महाद्वीपों के विस्थापन में कौन सा फोर्स महत्वपूर्ण रहा है, यानी कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करने में महत्वपूर्ण फोर्स कौन सा है। तो ये पेपर में प्रश्न आ जाता है हमसे, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया वो कौन से बल थे जो वैगनर ने सुझाए हैं, वैगनर ने बताए हैं। तो भाई साहब वैगनर ने 2 प्रकार के बल बताए हैं। एक तो बताया है बेटा गुरुत्व बल या प्लवनशीलता बल, जिसको ग्रेविटेशनल या वायंसी फोर्स कहते हैं, और दूसरा बल बताया है ज्वारीय बल, जिसको अपन टाइडल फोर्स कहते हैं। तो 2 प्रकार के फोर्स बताए हैं, इन दोनों फोर्सेस की अपन थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। पहला देख लेते हैं, पहला है गुरुत्व बल या प्लवनशीलता बल। क्या होता है देखिए, तो अगर आप देखोगे बेटा कि जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी पर लगता है, और ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी पर इसलिए लगता है क्योंकि पृथ्वी का कोर अगर देखोगे तो इसमें अगर बात करें निकिल और फेरस जैसे तत्वों की प्रधानता, निकिल और फेरस जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी का ग्रेविटेशन है। और पृथ्वी अपने ग्रेविटेशन के कारण क्या हो रहा है, अपनी धुरी पर क्या हो रही है, लगातार घूम रही है। वैगनर कहते हैं कि पृथ्वी स्टार्टिंग में बहुत तेज घूम रही थी। कैसे घूम रही थी स्टार्टिंग में बेटा, बहुत तेज घूम रही थी, और तेज घूमने के कारण पृथ्वी पर बहुत ज्यादा तेज गति से जब घूर्णन हो रहा था, तो पृथ्वी पर क्या हो रहा था बेटा, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में, पृथ्वी के जो सर्किल वाला या कह सकते हैं सेंटर वाला भाग है,
इसमें सबसे ज्यादा फोर्स लग रहे थे। ठीक है, तो देखिएगा जैसे मान के चलो ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ का जब बहुत तेज गति से क्या हो रहा था बेटा, रोटेशन हो रहा था, तो इसके बीच वाले भाग में, इस वाले भाग में अगर आप देखोगे तो बीच वाले भाग में बेटा बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देखोगे बेटा जब भी किसी गोले को बहुत तेज गति से घुमाते हैं तो गोले का मध्य वाले भाग में सबसे फोर्स लगता है। तो इस बीच वाले फोर्स में सबसे ज्यादा, सॉरी इस बीच वाले भाग में सबसे ज्यादा फोर्स लगा है। और ये बीच वाला भाग क्या है पृथ्वी की, वास्तव में ये है बेटा लाइन ऑफ इक्वेटर, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा था, और गुरुत्वाकर्षण बल के मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी तेज गति से घूम रही थी, और तेज गति से घूमने के कारण क्या हो रहा था, जो इसके कॉन्टिनेंट थे ये भी साथ साथ क्या हो रहे थे बेटा, इस घूर्णन गति के कारण शिफ्ट हो रहे थे। और कहां की ओर शिफ्ट हो रहे थे बेटा, तो ये हो रहे थे बेटा लाइन ऑफ इक्वेटर की ओर, यानी विषुवत रेखा की ओर। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो कॉन्टिनेंट है वो क्या हो रहे थे बेटा, खिसक रहे थे कहां, विषुवत रेखा की ओर, यानी विषुवत रेखीय प्रवाह हो रहा था। ठीक है, अब ये जो विषुवत रेखीय प्रवाह हो रहा था, इसमें वैगनर एक चीज जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि महाद्वीप ऐसे ही नहीं खिसक रहे थे। महाद्वीप एक्चुअल में अगर आप देखोगे कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो वास्तव में हमारी अर्थ क्रस्ट के अंतर्गत, अगर सियाल और सीमा को समझें तो हमारा कॉन्टिनेंट जो है वो सियाल है, और उसके नीचे वाला भाग सीमा है। सियाल सॉलिड स्टेज में है, जबकि अगर बात करें सीमा जो है वो कैसा, सीमा थोड़ा सा तरल है, अगर बात करें थोड़ा सा लिक्विफाई है। ठीक है, तो सीमा तरल है, जबकि सियाल कैसा है बेटा, सियाल ठोस अवस्था में। इसलिए होता ये है कि सीमा पर सियाल लगातार क्या होता रहता है, उसकी प्लवनशीलता होती रहती, यानी वायंसी होती रहती, वो तैरता रहता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि चूंकि सियाल सीमा पर तैर रहा है, तो इस तैरने के कारण और गुरुत्व बल के कारण इनका खिसकाव कहां की ओर हुआ है बेटा, विषुवत रेखा की ओर या लाइन ऑफ ओर हुआ है। तो देखो यही लिखा है, महाद्वीप कम घनत्व वाले सियाल से बने हैं और अधिक घनत्व वाले सीमा पर तैर रहे हैं। तो सीमा का जो अगर बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सीमा की डेंसिटी ज्यादा होती, पृथ्वी की गहराई में जाओगे डेंसिटी बढ़ती है, सीमा की डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा डेंस वाले सीमा पर सियाल क्या कर रहा है बेटा, तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, या इसकी वायंसी हो रही है। तो ये प्लवन जो हो रहा है इसके कारण से, गुरुत्व बल के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, चूंकि पृथ्वी तेज घूम रही है, तो सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट है ना बेटा, वो कहाँ की ओर डिप्ट कर रहे हैं, वो विषुवत रेखा की ओर डिप्ट कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रमाण भी दिया, उन्होंने कहा कि भारत को देख लो आप, भारत धीरे धीरे अफ्रीका से लगा हुआ था और धीरे धीरे खिसक के कहां गया है बेटा, विषुवत रेखा की ओर गया है। यानी भारत का जो विषुवत रेखीय खिसकाव है ये कुछ फोर्स के कारण है बेटा, गुरुत्व बल और वायंसी फोर्स के कारण है ना। अगर आप अफ्रीका को देख लो तो ये भी विषुवत रेखा की ओर जा रहा है, यूरेशिया देख लो तो ये दक्षिण की ओर आकर विषुवत रेखा की ओर आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर अब आप देखोगे तो ज्यादातर जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं, ज्यादातर इनमें अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ देखोगे भारत यहाँ से शिफ्ट होकर, देखो इंडिया ऐसे शिफ्ट हो, ये विषुवत रेखा है तो इंडिया इस तरीके से शिफ्ट हो गया है, ये जो यूरेशिया है दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गया है, अफ्रीका उत्तर की ओर गया है। तो इस तरीके से ज्यादातर भाग ऐसे जो विषुवत रेखा की ओर प्रवाह हुआ है उनका, उनमें मुख्य रूप से ग्रेविटेशन या वायंसी फोर्स ने काम किया। पहली बात अपन ने क्या समझ ली बेटा, पहली बात अपन ने समझ ली है गुरुत्व बल या प्लवनशीलता बल के कारण महाद्वीपों का खिसकाव विषुवत रेखा की ओर हुआ है। ठीक है, तो ये हम समझ गए, इससे कहाँ की ओर खिसकाव हुआ है, तो यहाँ हूं विषुवत रेखीय प्रवाह, रेखा की ओर, लाइन ऑफ इक्वेटर की ओर इसकी अगर बात करें प्रवाह हुआ है, ड्रिफ्टिंग हुई है। दूसरा ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स बेटा, तो ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स जो है, इसमें अगर इसको समझें तो वैगनर का कहना है कि ज्वारीय बल भी महाद्वीपों के विस्थापन की एक प्रमुख वजह है। कैसे है बेटा, तो आपको पता ही होगा ज्वारीय बल क्या होता है। ज्वारीय बल पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की एक प्रकार से अट्रैक्शन फोर्स होता है। जब हमारी अर्थ पर सूर्य और चंद्रमा अपना अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन डालते हैं, तो हमारी पृथ्वी पर जो भाग ज्यादा अगर बात करें डिफ्यूज हो सकता है, विसरित हो सकता है, उस पर जो है ज्वारीय बल सबसे ज्यादा काम करता है।
तो जब हमारी पृथ्वी के महासागरों में ज्वार भाटे आते हैं तो ये वास्तव में सूर्य और चंद्रमा शक्तियों के कारण आते हैं, इनकी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण आते हैं। तो ज्वारीय बल क्या है बेटा? तो वैगनर कहते हैं कि सूर्य, पृथ्वी पर सूर्य और जो चंद्रमा है जो अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं, इसके चलते क्या हो रहा है बेटा? इसके चलते हमारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहे हैं। ओर खिसक रहे हैं बेटा, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं। अब इसमें कैसा उन्होंने दिमाग लगाया? तो वो कहते हैं कि हमारी पृथ्वी घूमती है कैसे बेटा? हमारी पृथ्वी का घूर्णन है पश्चिम से पूर्व की ओर। किस ओर है बेटा? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जबकि इसमें टाइडल फोर्स जो है वो पूर्व से पश्चिम की काम करता है। यानी पृथ्वी घूम रही है इस तरीके से पश्चिम से पूर्व, और टाइडल फोर्स रखता है विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम। इसलिए महाद्वीप कहाँ खिसक जाते हैं बेटा? पूर्व से पश्चिम की ओर खिसक। यानी आप ऐसा समझ लीजिए, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमेगी तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या करेगा? इसको रोकने का काम करेगा। किसका? टाइडल फोर्स जो है एक प्रकार का ग्रेविटेशन ही है, टाइडल फोर्स को रोकने का काम करता है। यानी टाइडल फोर्स के हमेशा विपरीत लगता है कि टाइडल फोर्स एक फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है। तो जब भी आप, अगर आप देखोगे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमेगी तो टाइडल फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेगा, यानी विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम। ऐसे में महाद्वीपों से पश्चिम जाता है, यानी ऐसे महाद्वीप जो पूर्व से पश्चिम की ओर खिसके, उनके पीछे कौन सा बल काम किया बेटा? उनके पीछे टाइडल फोर्स ने काम किया है। जो महाद्वीप विषुवत रेखा की ओर खिसके, उनके पीछे किया है पहले बल ने काम। दूसरे बल ने काम किया है जो महाद्वीप पश्चिम से पूर्व की, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं, उनको ज्वारीय बल ने खिसकाया है, ऐसा वैगनर कहते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और पृथ्वी के घूर्णन को ये प्रभावित करता है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे बेटा, तो अगर आप देखिएगा आगे, यहाँ देखो तो हमारा जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, यहाँ देखो उत्तर अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका है, ये कहाँ की ओर खिसके हैं बेटा? ये खिसक रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पर देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया भी देख लीजिए, ये भी अलग विपरीत जा रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर वैगनर ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने देखो तो इन्होंने कहा कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जो पूर्व से पश्चिम की ओर खिसका हुआ है, इसके पीछे टाइडल फोर्स है। तो इस तरीके से वैगनर ने दो प्रकार के महत्वपूर्ण बल बताए हैं। एक बल से इन्होंने कहा है कि कॉन्टिनेंट का विषुवत रेखा की ओर प्रवाह हो रहा है, कॉन्टिनेंट विषुवत रेखा की ओर, इक्वेटर की ओर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उसको उन्होंने क्या बोला बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स और बायंसी फोर्स कहा। जबकि दूसरे फोर्स में इन्होंने जो टाइडल फोर्स की बात की है, उसमें इन्होंने कहा है कि जो कॉन्टिनेंट ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, इनमें टाइडल फोर्स महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसमें सन और अगर बात करें मून का, ये टाइडल फोर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ही क्या कर रहा है? ये महाद्वीपों को पश्चिम से, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर खिसका रहा है। तो ये दो बड़ी बातें थी जो वैगनर ने एक प्रकार से यहां पर कही, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, अभी मैं डायरेक्शन ही बताऊंगा, तो यहाँ पर मैंने दो बल जो बताए हैं, ये वैगनर के द्वारा बताए गए बल हैं, आपको याद रखना है। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो प्लवनशीलता बल इसको कहते हैं, और दूसरा ज्वारीय बल है। गुरुत्वाकर्षण के कारण विषुवत रेखीय प्रवाह हो रहा है, और ज्वारीय बल के कारण जो कॉन्टिनेंट है वो पूर्व से पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट की ओर ड्रिफ्ट हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें बेटा, तो इसी को मैं थोड़ा सा डायरेक्शन से भी समझा देता हूं कि गति की दिशा क्या है, मूवमेंट क्या है। देखिएगा, मूवमेंट समझते हैं। तो ज्वारीय बल के कारण क्या मूवमेंट हुआ है बेटा? ड्यू टू टाइडल फोर्स। तो टाइडल फोर्स के कारण जो मूवमेंट हुआ है वो कैसा हुआ है बेटा? साउथ अमेरिका का मूवमेंट हुआ है वेस्ट वर्ड डायरेक्शन में। देखिए जरा, उत्तर व दक्षिण अमेरिका का पश्चिम की ओर खिसका हुआ है। तो देखिए, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अगर आप इधर देखोगे तो आप अच्छे से देख पाओगे कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कहाँ की ओर ड्रिफ्ट हुए हैं। देखो बेटा, यहाँ से ड्रिफ्ट हुए पश्चिम की ओर, ठीक है। तो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में इनकी शिफ्टिंग हुई है। तो टाइडल फोर्स क्या कर रहा है बेटा? टाइडल फोर्स ने कॉन्टिनेंट की जो डायरेक्शन बनाई है, इसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कहाँ हुए हैं ड्रिफ्ट बेटा? वेस्टवर्ड में, पश्चिम की ओर खिसके हुए हैं।
जबकि गुरुत्वाकर्षण और प्रवणशीलता के कारण जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो कहाँ की ओर खिसके हुए हैं बेटा, वो खिसके हुए हैं विषुवत रेखा की ओर। तो देखिए कई भूभाग भूमध्य रेखा की ओर या लाइन ऑफ इक्वेटर या इक्वेटर की ओर क्या हुए हैं, ड्रिफ्ट हुए हैं। लाइन ऑफ इक्वेटर की ओर ड्रिफ्ट होने का मूल जो कारण है वो गुरुत्वाकर्षण प्रवणशीलता जैसा बल है। और अगर बात करें पश्चिम की ओर खिसकने का मुख्य जो कारण या बल दिया है वो ज्वारीय बल। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों बातें समझ ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वैगनर ने ये तो बता दिया अपनी थ्योरी में कि पेंजिया का विभाजन और महाद्वीपों का जो विस्थापन है इस फोर्स कौन से काम किए। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, तो भैया कोई भी सिद्धांत हो, जब सिद्धांत इस तरीके का हो तो इसमें प्रमाण की आवश्यकता तो होती ही है, यानी एविडेंस की नेसेसिटी की इस पूरे सिद्धांत में। ऐसे में अगर बात करें वैगनर भी पीछे नहीं हटे, वैगनर चूंकि बड़ा सिद्धांत लेकर आए हैं इसीलिए प्रमाण भी दिए। क्या प्रमाण दिए, तो उसमें इन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिए हैं। यहाँ पर अगर आप एविडेंस की लिस्ट देखोगे तो बहुत सारे एविडेंस हैं, जैसे कि एपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, यानी इसके भौतिक गुणों से संबंधित इन्होंने एक प्रमाण दिया, एविडेंस दिया है। इसके अलावा बॉटनिकल एविडेंस दिए हैं बेटा, है ना। तो मतलब अगर बात करें हम वनस्पतियों से संबंधित बॉटनिकल एविडेंस दिए हैं। फिर प्लेसर डिपॉजिट यानी सोने या प्लेसर से संबंधित डिपॉजिट के एविडेंस दिए हैं। टिलेट डिपॉजिट यानी जो हमारे अगर बात करें हिमूणों से मोरैन से संबंधित डिपॉजिट के बारे में बताया है। पोलर वंडरिंग का भी दिया है। ये पोलर वंडरिंग जो है ये पूछ लिया गया था। ये जो एविडेंस है इससे एविडेंस से अगर बात करें हम पिछली बार एमपी को नेट इसका एमपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था इससे इसमें प्रश्न पूछा गया। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में वैगनर के जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है इससे एविडेंस से प्रश्न पूछे गए थे और उन्होंने दिया था कि वैगनर ने निम्न में से कौन कौन से एविडेंस दिए हैं। ठीक है, तो 4-5 एविडेंस थे उसमें से एक गलत था। ठीक है, तो ये सारे एविडेंस आपको याद रखने। एक तो फिजिकल फीचर वाला एविडेंस, एक बॉटनिकल एविडेंस, एक प्लेसर डिपॉजिट है, एक टिलेट डिपॉजिट है, दूसरा पोलर वंडरिंग है। इसके अलावा अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू फॉसिल्स है, यानी जीवाश्मों के प्रमाण दिए, उनका वितरण के प्रमाण दिए हैं। और अगर बात करें रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन, यानी ओशियन के चारों ओर सेम एज की रॉक का पाया जाना, ये भी एक एविडेंस है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो लगभग 6 प्रकार के एविडेंस है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप एमपी सेट की बात करें, एमपी सेट की बात करें या फिर बेटा एपी की बात करें, इन दोनों के लिए बहुत महत्व है। तो ये एविडेंस आपको बहुत अच्छे से और फोर्स आपको बहुत अच्छे से बेटा याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या एविडेंस दिए हैं बेटा, तो एविडेंस इन्होंने बहुत सारे दिए हैं। अपन एक एक करके एविडेंस की बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एविडेंस में अगर आप देखोगे तो एक एविडेंस है जिगसॉ फिट। कौन सा है बेटा, जिगसॉ फिट। इसकी चर्चा करेंगे अपन कि जिगसॉ फिट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एक एविडेंस देख लेते हैं जिगसॉ फिट क्या है ना। तो आइए जिगसॉ फिट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पहला एविडेंस कैसा, क्या कह सकते हैं बेटा, पहला एविडेंस है जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट एक एविडेंस को देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब जिगसॉ फिट क्या है तो इसको देखोगे तो जिगसॉ फिट वाला जो एविडेंस इन्होंने दिया है इसमें अगर आप देखोगे तो ये कहते हैं कि भाई जो कॉन्टिनेंट का यानी पेंजिया का जो टूटना है, जब कोई भाग आपस में टूटता है बेटा तो उसके दो टूटे हुए टुकड़ों को आपस में अगर हम सटाएंगे तो वो पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ आसानी से सट जाएंगे, यानी उनको अगर मिला देना तो उनमें एक रूपता मिल जाती है, उनमें एक जिगसॉ फिट आ जाता है। इसको साम्य रूपता भी कहते हैं या एक रूपता भी कहते हैं। क्या आ जाती है बेटा, एक रूपता, इसको भौगोलिक एक रूपता कहते हैं, भौगोलिक एक रूपता कहते हैं। चलो अगर बात करें हम ज्योग्राफिक एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, भौगोलिक एक रूपता आ जाती है। तो अगर बात करें इन्होंने जर्मन भाषा में इसको जिगसॉ फिट कहा। जिगसॉ फिट
भौगोलिक एक रूपता है जिससे क्या होता है बेटा, जब दो टूटे हुए टुकड़ों को आपस में आप मिलाओगे तो वे एक दूसरे के साथ उनकी जो एजेस हैं वो आपस में सट जाती है, एक दूसरे में फिट हो जाती है। देखिए इन्होंने कहा जब अफ्रीका महाद्वीप को हम साउथ अमेरिकी महाद्वीप से आपस में क्या करेंगे बेटा, सटाएंगे, तो इनके जो एजेस हैं, इनके जो अगर बात करें ये कॉन्टिनेंट सेल्फ देखने को मिल रहा है अपन को, ये जो कॉन्टिनेंट सेल्फ हैं ये आपस में ऐसे करके फिट हो जाते हैं। तो कोई भाग अगर आपस में से फिट हो जाए तो मान लीजिए कि वह भाग वास्तव में क्या है, एक दूसरे से अलग होकर क्या हुआ है, दूर गया है। उनको पास में लाएंगे तो ऐसा कह देंगे कि वो एक ही भाग था। तो देखिए ये कभी ऐसे एक भाग हुआ करते थे, लेकिन बाद में कालांतर में ये टूट गए और दो भागों में विभाजित हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने प्रमाण दिया है अफ्रीका और साउथ अमेरिका के जिग्सॉ फिट का, कि अगर हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका को मिलाते हैं तो इनके कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक दूसरे से फिट बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब है ये कभी ना कभी एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। पेंजिया के टूटे हुए भाग आज अगर हम आपस में सटा दें तो जुड़ जा रहे हैं प्रॉपर, इसका मतलब है पेंजिया था, पेंजिया का कहीं ना कहीं वजूद था। आगे चलकर पेंजिया टूटा है और कॉन्टिनेंट आज हमें मिल रहे हैं। ये उन्होंने पहला प्रमाण प्रस्तुत किया जिसको कहते हैं। तो वैगनर का पहला प्रमाण क्या है, हम प्रमाणों को पढ़ रहे हैं, तो वैगनर का पहला प्रमाण है जिग्सॉ फिट, भौगोलिक एक रूपता। और इस भौगोलिक एक रूपता में इन्होंने अफ्रीका और साउथ अमेरिका का क्या दिया है बेटा, एविडेंस दिया है। बिल्कुल दिमाग में रख लेना, याद रखना, इससे प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलो दूसरा एविडेंस देख लेते हैं बेटा अपन। दूसरा एविडेंस क्या दिया है बेटा, दूसरा एविडेंस अगर हम देखेंगे, मैं नंबर डालता जा रहा हूं। दूसरा एविडेंस है बेटा स्ट्रक्चरल एंड रॉक फॉर्मेशन एविडेंस, यानी संरचनात्मक और शैल विन्यास के साक्ष्य दिए। यानी इन्होंने कहा है कि कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जहां पर जो रॉक्स पाई जाती हैं, ये रॉक्स को अगर आप देखोगे, उनके उनकी संरचना को, उनके स्ट्रक्चर को देखोगे तो इनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी देखने को। ये कहते हैं कि ऐसे भाग अगर हम देखें विश्व स्तर पर कई ऐसे भाग हैं जिनकी रॉक्स को अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये क्या है, बिल्कुल एकदम से सेम सेम है, कि इनकी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा क्या है बेटा, समानता देखने को मिलती है। क्या समानता, तो इन्होंने कहा सबसे पहले वो समान पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सिमिलर माउंटेन रेंज की जब बात करें, वो कहते हैं यूरोप और ब्रिटेन की अगर बात करें, यूरोप और ब्रिटेन और उत्तर अमेरिका के साथ वो सिमिलरिटी बताने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं तो कैलिडोनियन पर्वत है, कैलिडोनियन माउंटेन है, और जो अपलेशियन माउंटेन है, कौन सा माउंटेन बेटा, अपलेशियन। तो कैलिडोनियन और अपलेशियन माउंटेन को अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल एक सीध में है और इनके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा समानता है। ठीक है, यानी आप देखोगे अगर अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर आप थोड़ा सा तो ये देखिएगा, अगर आप यहाँ देखें तो अगर आप देखोगे यहाँ पर वर्तमान में तो देखिएगा अमेरिका की यहाँ पर कैलिडोनियन माउंटेन है, यहाँ पर कैलिडोनियन माउंटेन है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूरोप के माउंटेन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर कैलिडोनियन माउंटेन है और यहाँ सॉरी यूरोप का यहाँ पर कैलिडोनिया माउंटेन है, और यहाँ पर अमेरिका का अपलेशियन माउंटेन है। तो कैलिडोनिया माउंटेन और अपलेशियन ये दोनों माउंटेन बिल्कुल एक सीध, अगर मैं अच्छे से बनाऊं तो यहाँ पर ये माउंटेन इस तरीके का है, ये ऐसा माउंटेन फैला हुआ है, और ये भी इस तरीके का माउंटेन है। दोनों माउंटेन देखो बेटा एक सीध में है। तो कैलिडोनिया माउंटेन अपलेशियन माउंटेन अमेरिका का और कैलिडोनिया माउंटेन यूरोप का, ये दोनों संरचनाओं में समान है, एक ही सीध में है। इसका मतलब है दोनों माउंटेन एक साथ बने हैं, एक साथ एक काल में निर्मित। तो ये स्ट्रक्चरल एविडेंस दे देते हैं ये। चलो आगे देते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि कैलिडोनियन माउंटेन और अपलेशियन माउंटेन एक साथ हैं, है ना, इनकी मतलब समान पर्वत श्रृंखलाएं थी, टूटकर जब कॉन्टिनेंट एक दूसरे से गए तो ये भी टूटकर एक दूसरे से अलग अलग हो गए। दूसरा हर्षिनियन पर्वत और न्यू फाउंडलैंड तट की बात करें, है ना, तो हर्षिनियन यानी जर्मनी के क्षेत्र के पर्वत और न्यू फाउंडलैंड के पर्वत, तो इसी में देख लेते हैं। अगर बात करें हम इसी में देख लेते हैं, देखो आप, तो ये जो आप देख रहे हो तो यहाँ पर जर्मनी में अगर आप देखोगे जर्मनी के हर्षिनियन माउंटेन्स, और यहाँ पर अगर देखो न्यू फाउंडलैंड के माउंटेन्स, इनमें भी स्ट्रक्चरल क्या है बेटा, समानता है। ऐसे ही उन्होंने कहा
कि ब्राजील के माउंटेन और यहाँ पर अंगारा के जो माउंटेन है इनमें भी समानता है। तो अफ्रीका के और ब्राजील के माउंटेन एक समान श्रृंखला के रूप में समानता है इनमें, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें अपलेशियन माउंटेन, कैलिडोनियन माउंटेन, ऐसे ही बात करें अगर तो यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड के माउंटेन और हर्षिनियन जर्मनी के माउंटेन, इनमें समानता है। और इनको अगर आज देखोगे तो ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं बिल्कुल समान रूप से, इनका स्ट्रक्चर भी समान है, समान प्रकार की रॉक से बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक ही समय में एक ही जगह पर बनी है, आज भले ही अलग अलग। तो इन्होंने माउंटेन से भी प्रमाण देने की कोशिश की कि भले ही पर्वत आज दूर दूर हैं, अलग अलग हैं, बीच में एक बहुत बड़ा महासागर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर में बिल्कुल समान है। अगर बात करें इनकी संरचनाएं, इनके चट्टान के क्रम बिल्कुल समान। का मतलब है कि ये भाग कभी ना कभी आपस में क्या रहे होंगे बेटा, जुड़े रहे होंगे। ये दूसरा, चलिए ये दूसरा प्रमाण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरा प्रमाण जो इन्होंने दिया है। तीसरा प्रमाण क्या है बेटा? तीसरा प्रमाण दे देते हैं पुराजीवाश्मीय साक्ष्य का, देते हैं बेटा पुराजीवाश्मीय साक्ष्य का। पुराजीवाश्मीय साक्ष्य क्या है? तो इन्होंने प्राचीन, पुराजीवाश्म मतलब कहलाते हैं ये पैलियो, अगर बात करें हम पैलियो एंटोलॉजिकल जो हमारे एविडेंस होते हैं, यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि प्राचीन समय में जो जीवाश्म रहे हैं उनके साक्ष्यों की ये बात कर रहे हैं। तो प्राचीन समय के जो फॉसिल्स हैं उनके क्या एविडेंस है उसके बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कुछ यहाँ पर जीवधारी हैं जो कि एक प्रकार से आप कह सकते हो रेप्टाइल प्रकृति के हैं, यानी रेंगने वाले हैं, ना तो उड़ सकते हैं ना वो तेज गति से दौड़ सकते हैं। तो कुछ रेप्टाइल्स हैं, ये रेप्टाइल्स जो हैं बेटा वो अलग अलग कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं। एक ही रेप्टाइल है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। जैसे उन्होंने कहा कि जो साइनोसोरस है ना, अगर बात करें जो साइनोगेनेथस जो है बेटा, कौन सा है? साइनोगेनेथस। ये साइनोगेनेथस जो है, ये साइनोगेनेथस आप देखोगे तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों में पाया जाता है। साइनोगेनेथस अफ्रीका से कहाँ गया है बेटा? अफ्रीका में पाया जा रहा है और साउथ अमेरिका में पाया जा रहा है। साइनोगेनेथस की इंपॉर्टेंट विशेषता ये कि ये एक रेप्टाइल है, और रेप्टाइल है और साथ ही साथ इसमें कोई पंख नहीं है कि वो उड़कर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच जाए। तो साइनोगेनेथस एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कैसे चला गया, जबकि बीच में अटलांटिक ओशन है? अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशन है कि नहीं है? साइनोगेनेथस को तैरने आता नहीं है, उड़ सकता नहीं है, तो ये कैसे जा सकता है? तो ये तभी जा सकता है ना जब कॉन्टिनेंट आपस में क्या हो बेटा, जुड़े रहे हो। दूसरा दूसरा कहते हैं बेटा लेप्टोसोरस का एग्जाम्पल देते हैं, ये भी एक रेंगने वाला जीव है, ठीक है, रेंगता है, रेप्टाइल है। इसके बारे में कहते हैं कि ये तो बहुत क्षेत्रों में मिला, ये हमें अफ्रीका में मिला, ये हमें इंडिया में मिला, ये ऑस्ट्रेलिया में मिला। तो इस तरीके से अगर बात करें एक ही जीवधारी हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट में मिल रहा है, जबकि ना तो वो उड़ सकता है ना तेज दौड़ सकता है। वो तो रेप्टाइल है, रेंगने वाला है और बहुत ज्यादा तेज नहीं चल सकता। तो ऐसे में विभाग आपस में जुड़े थे, इसीलिए ये सारे क्षेत्रों में विचरण करते थे, सारे क्षेत्रों में भ्रमण करते थे। आज भले ही वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मीसोसोरस का भी एग्जाम्पल दिया जो कि अलग अलग महाद्वीपों में प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो ये तो जीवधारियों के प्रमाण हो गए, जो ऐसे जीवधारी हैं जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे में जा नहीं सकते हैं और आज अलग अलग कॉन्टिनेंट में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब रहा है कि कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े रहे हो, ठीक है, यानी पेंजिया का प्रमाण देते हैं, यही है, ठीक है। इसके बाद ये देते हैं एक वनस्पति का प्रमाण। एक वनस्पति का, ये तो जीवों का प्रमाण होगा। दूसरा देते हैं वनस्पति का प्रमाण। ये कहते हैं कि एक वनस्पति जिसको कहते हैं ग्लोसॉप्टेरस, क्या कहते हैं बेटा? वनस्पति जीवाश्म का जब प्रमाण देते हैं कहते हैं एक वनस्पति है ग्लोसॉप्टेरस। ये ग्लोसॉप्टेरस वनस्पति है, इसके फॉसिल्स अगर देखें, इसके प्रमाण जो हैं ये इंडिया में भी मिलती है, इंडिया में भी इसके फॉसिल पाए गए। इसके फॉसिल ऑस्ट्रेलिया में भी है, इसके फॉसिल अगर बात करें अफ्रीका में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, अंटार्कटिक में। इस तरीके से इनके प्रमाण इन महाद्वीपों पर हमें देखने को मिल रहा है। ये जो महाद्वीप है इनमें है ये प्रमाण हमें देखने को मिल रहा है सारे महाद्वीपों में। यानी ये जो आप देख रहे हो ना, ये ग्लोसॉप्टेरस, तो ये जो ग्लोसॉप्टेरस वनस्पति है ये अगर बात करें पूरे के पूरे इन महाद्वीपों में एक जैसी मिल रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? आज ये महाद्वीप अलग अलग अगर बात करें बेटा कटिबंधों में स्थित हैं, अलग अलग प्रकार का इनमें क्लाइमेट है, लेकिन फिर भी ये ग्लोसॉप्टेरस वनस्पति है एक ही प्रकार की हर जगह कैसे मिल रही है?
ये तो कहीं ना कहीं तभी रहा होगा ना जब ये सारे के सारे महाद्वीप दे रहे होंगे और किसी एक ही कटिबंध में, एक ही अगर बात करें क्लाइमेटिक कंडीशन में रहे हों, तो ऐसा उन्होंने प्रमाण दिया। तो ग्लोसोप्टेरियस वनस्पति से दिया और एनिमल फॉसिल से दिया, जिसको मैंने अभी आपको समझा दिया है। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक में पाए जाते हैं। प्रकार का पूरा जीवाश्मीय जो इन्होंने साक्ष्य दिया है वो इन महाद्वीपों के लिए दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यही था, वो डायग्राम थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया जिससे आप इसको समझ सकते हो कि कैसे ये जीवधारी एक स्थान से दूसरे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक और साक्ष्य देख लेते हैं, ये चौथा साक्ष्य हो जाता है हमारे लिए। चौथा साक्ष्य क्या देते हैं? पूरा जलवायविक साक्ष्य, पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस। पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस क्या है बेटा? तो उन्होंने कहा कि कोयले की उपस्थिति, कोयले की उपस्थिति का जहाँ कि उन्होंने कहा कि अंटार्कटिक में कोयले के भंडार पाए गए। अब मुझे बताओ बेटा, अंटार्कटिक में कोयले के भंडार कैसे पाए जा सकते हैं? क्योंकि अंटार्कटिक तो बहुत ठंडा क्षेत्र है और एक ठंडे क्षेत्र में गर्म क्षेत्र की विशेषताएं हों, ये तो तभी हो सकती हैं जब ये क्षेत्र कभी गर्म क्षेत्र के साथ संबद्ध रहा हो, साथ जुड़ा हो या गर्म क्लाइमेटिक कंडीशन में रहा हो। ये एक साक्ष्य हो जाता है। दूसरा बेटा, इन्होंने ग्लेशियर एविडेंस दिए, हिम नदीय साक्ष्य दिए। ग्लेशियर एविडेंस में इन्होंने कहा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हिमीकरण के जमाव, मतलब कटिबंधीय भागों में हमें हिम देखने को मिल रही है। यानी आप खुद बताओ बेटा, उष्ण कटिबंध में कहाँ बर्फबारी होगी, कहाँ हिमपात होगा? स्नोफॉल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उन्होंने इसके लिए प्रमाण भी दिया था। उन्होंने कहा कि भारत में छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा वाले क्षेत्र, अगर देखोगे, देखिए लिखा हुआ है भारत में तलचर उड़ीसा वाला क्षेत्र और छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर बेटा मोरैन पाए गए, हिमोड़ पाए गए, है ना। यहाँ पर हमें हिमोड़ या इसी को बोलते हैं टिलेट, टिलेट्स पाए गए ना, टिलेट्स के निक्षेप पाए गए, यानी एक प्रकार से हिम के अवसाद पाए जाते हैं। टिलेट्स मतलब हिम के अवसाद या हिम के एक प्रकार से डिपॉजिट्स होते हैं। तो हिम के अवसादों का कहाँ पाया जाना बेटा? उष्ण कटिबंधीय भागों में, भारत के तलचर उड़ीसा में, और अगर बात करें छोटा नागपुर में क्या मिले हैं बेटा, है ना। देखिए तलचर उड़ीसा में और छोटा नागपुर में हिम नदीय जमाव मिले हैं, यानी हिम के साक्ष्य मिले हैं। जबकि आप उड़ीसा को देख लो या छोटा नागपुर को देख लो, ये दोनों ही क्षेत्र कटिबंध में हैं। तो यहाँ बर्फबारी कैसे हो सकती है, यहाँ कैसे स्नोफॉल हो सकता है, ग्लेशियर कैसे हो सकती है, ये भी एक प्रकार से आ, इनका एविडेंस था। दूसरा इन्होंने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरीके का साक्ष्य इनको देखने को मिले हैं। कहीं ना कहीं जो पूरा जलवायु या पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस है, इसमें इन्होंने कोयले की बात करी कि कोयले का मिलना कटिबंध शीत क्षेत्रों में, है ना, एरिड क्षेत्रों में कोयले का मिलना और ट्रॉपिकल एरियाज में ग्लेशियर का मिलना अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं महाद्वीप कभी जो जहाँ कोयला मिल रहा है वो उष्णकटिबंधीय क्लाइमेटिक कंडीशन में रहा होगा, और जहां पर क्या मिल रहा है बेटा, ग्लेशियर मिल रहे हैं, वो एरिड जोन में या शीत कटिबंध में रहे होंगे और बाद में शिफ्ट होकर अलग अलग हो गए हैं। एविडेंस उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, पुरा चुंबकीय साक्ष्य भी देखते हैं बेटा। पैलियो मैग्नेटिक एविडेंस दिए हैं, पुरा चुंबकीय साक्ष्य दिए हैं। सारे साक्ष्य बेटा दिमाग में रख लेना, इनसे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुरा चुंबकीय साक्ष्य क्या है, पैलियो मैग्नेटिक एविडेंस क्या है? तो ये कहते हैं चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ बेटा? चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति में परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ है देखना जरा। इनका कहना था पहले हमारे जो आज उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं ये पहले ऐसे नहीं। अगर आप देखोगे तो दक्षिणी जो ध्रुव है वो डरबन के पास, ये जो आप अफ्रीका देखोगे तो अफ्रीका में जो डरबन और नेटोल है इसके पास दक्षिणी ध्रुव हुआ करता। यानी जब गोंडवाना लैंड के सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे तो साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका वाला आज का साउथ अफ्रीका जो है, वहां पर डरबन नेटोल है, वहां पर हमारा दक्षिणी ध्रुव हुआ करता था। यानी ये सारे के सारे क्षेत्र दक्षिण ध्रुव के पास रहे होंगे, इसलिए तो हमारे ध्रुवों में भी क्या हुई बेटा, शिफ्टिंग हुई है समय के साथ साथ। दक्षिणी ध्रुव कभी अफ्रीका के पास था, आज कहाँ चला गया बेटा, साउथ पोल पर चला गया है, यानी ये नीचे दक्षिण अंटार्कटिक में चला गया।
उत्तरी जो ध्रुव था, आज उत्तरी ध्रुव कहाँ पर है बेटा, साइबेरिया के पास, यानी उत्तर में आर्कटिक सर्किल के उत्तर में है। ये पहले कहाँ था, ये कभी अगर बात करें शिफ्ट होकर ये कनाडा और इसके निचले भागों में था, यानी अमेरिका और कनाडा के आसपास था। ध्रुव भी शिफ्ट होकर कहाँ पहुंचा है बेटा, साइबेरिया के पास, और दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिक के पास है, ये पर पहुंचा, यानी ध्रुवों में भी क्या हुई है बेटा, शिफ्टिंग हुई है। तो ध्रुव भी पहले कहीं और थे, आज कहीं और चले गए। तरीके से चुंबकीय ध्रुवों में भी क्या है, ये चुंबकीय परिवर्तन हुए हैं, यानी जो मैग्नेटिक पोल हैं इनमें क्या हुआ है बेटा, इनमें लगातार परिवर्तन हुआ है। याद रखना, हमारे सामान्य पोल जो हैं वो अलग होते हैं, चुंबकीय पोल अलग होते हैं। सामान्य तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव हैं जो पृथ्वी के कोने हैं, लेकिन जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो पृथ्वी की अगर बात करें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का एक इफेक्ट होता है, जिसके चलते पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं वो मैग्नेटिक ध्रुव भी बनते हैं। जैसे चुंबक में भी तो एक ध्रुव होते हैं, अगर आप चुंबक लोगे तो उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। हमारी पृथ्वी एक चुंबक की भांति है, इसलिए इसमें भी अपने मैग्नेटिक पोल है, ठीक है। और ये हमारे सामान्य ध्रुवों से अलग होते हैं, ठीक है। चुंबकीय ध्रुवों में क्या हुआ है बेटा, स्थानांतरण हुआ है। बेसाल्ट और बलुआ पत्थर में मैग्नेटाइट खनिज देखने को मिले। देखो, बेसाल्ट चट्टाने और बलुआ पत्थर में मैग्नेटाइट के अवशेष देखने को मिले हैं, एक आम बात नहीं है, क्योंकि बलुआ पत्थर में कहाँ मैग्नेटाइट या लोहे के अवशेष मिलेंगे, ये भी एक प्रमाण है। दूसरा, चुंबकीय वक्र का अध्ययन इन्होंने किया है। और तीसरा, अमेरिका और यूरोप के लिए समान पैटर्न बताया, यानी अमेरिका और यूरोप में एक जैसे संरचनाएं हमें देखने को मिली हैं, और 32 डिग्री देशांतरीय दूरी का अंतर भी देखने को मिला है। तो इस तरीके से पुराचुंबकीय इन्होंने साक्ष्य दिए है कि कैसे ध्रुवों में लगातार अलग अलग मिलियंस ऑफ एज क्या हुआ है बेटा, परिवर्तन आया है। ये पुराचुंबकीय साक्ष्य भी आप याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर बात करें बेटा, वैगनर ने अपने सिद्धांत में अगर आप देखोगे तो पहले तो बल बता दिए हैं, और उसके बाद लगभग 4 एविडेंस दे दी। कौन कौन से एविडेंस दिए हैं, एक बार अपन फिर से थोड़ा सा इसको मेमोराइज कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या एविडेंस दिया था बेटा, प्रमाण में सबसे पहले जिग्सॉफिट का प्रमाण दिया, जिसका समर्थन एलसी किंग और एडवर्ड बुलार्ड ने किया है, ठीक है। तो एलसी किंग और एडवर्ड बुलार्ड इसके समर्थक हैं। जिग्सॉफिट मैंने आपको बताया था, जिग्सॉफिट क्या है बेटा, आपस में सटाना, ठीक है, भौगोलिक एक रूप। दूसरा एविडेंस कौन सा था बेटा, दूसरा एविडेंस था संरचनात्मक और सेल विन्यास, स्ट्रक्चर और रॉक फॉर्मेशन एविडेंस। तीसरा एविडेंस कौन सा था बेटा, एविडेंस था पूरा जीवाश्मी साख, फॉसिल्स के साथ दिए कि कौन से जीव कहाँ पर पाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने दिए है कौन सा, इसके बाद चौथा जो साक्ष्य दिया है वो पूरा जलवायविक साक्ष्य दिया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग जलवायु के क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करे हैं। उसके बाद पांचवा जो साक्ष्य दिया है वो पैलियोमैग्नेटिक टेक का दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि चुंबकीय ध्रुवों में परिवर्तन आया है। उस तरीके से 5 साक्ष्यों के बारे में वैगनर बताते हैं। तो वैगनर की थ्योरी में हमने बेटा फोर्स देखे हैं, और क्या देख लिए हैं बेटा, इसके एविडेंस भी देख लिए, ठीक है। कुल मिलाकर वैगनर ये बताना चाहते हैं, बात है कि पेंजिया नामक कोई सुपर कॉन्टिनेंट था, उसका विभाजन हुआ, फिर जाके छोटे यानी महाद्वीप पेंजिया से हुआ, कॉन्टिनेंट आज भी होती है, ठीक है। इस तरीके की बात वैगनर करना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं। अब देख लेते हैं वैगनर के पूरे सिद्धांत का निचोड़, देख लेते हैं वैगनर के सिद्धांत की सीमाएं और आलोचनाओं की थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं। यानी इस सिद्धांत का जो लास्ट वाला पक्ष है कि ये सिद्धांत कितना सही है, क्या लिमिटेशंस, और इसके संबंध में लोगों ने क्या इसकी क्रिटिसिज्म या आलोचनाएं की हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिएगा बेटा, शुरुआत में वैगनर को अपने सिद्धांत में बहुत मिला बेटा, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से समर्थन मिला, वैगनर को सभी लोग समर्थन कर रहे थे। लेकिन समय के साथ साथ वैगनर के सिद्धांत की आलोचनाएं, है ना, बहुत सारे जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, आलोचना भी की। क्या आलोचना की है उसकी बात करेंगे, क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, और साथ ही साथ इस संबंध में क्या लिमिटेशंस है भी एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो वीकनेसेस क्या हैं ये देख लेते हैं। विस्थापन के लिए पर्याप्त बल की कमी, पहला इन्होंने कहा, इन्होंने जो बल बताए हैं उसमें कमी देखने को मिली। कैसे देखने को मिलती बेटा, विस्थापन के लिए जो बल बता रहे हैं, पहला बल बता रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल,
और कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कॉन्टिनेंट है वे विषुवत रेखा की ओर क्या हुए हैं बेटा, शिफ्ट हुए हैं, भारत जैसे कॉन्टिनेंट। तो भाई आप मुझे खुद बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल जब पहले लग रहा था तो भारत जैसा कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुआ, आज भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो बल है वो ब्रह्मांड में तो बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स है, लेकिन पृथ्वी के अंदर वीकेस्ट फोर्स। हमारे पृथ्वी पर 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल है ना, इसके अलावा अगर बात करें हम ना, विद्युत स्थिर विद्युत बल होते हैं, चुंबकीय बल होते हैं, नाभिकीय बल होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल होता है अगर बात करें तो हमारे नाभिकीय है ना, न्यूक्लियर फोर्सेस। लेकिन गुरुत्वाकर्षण सबसे वीक बल होता है, इसका मान 1 से भी कम होता है। इतने वीक फोर्स के द्वारा पृथ्वी के कॉन्टिनेंट खिसक जाएंगे, ये अपने आप में थोड़ा सा गले से नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से कॉन्टिनेंट है ये ड्रिफ्ट हुए हैं, ये कहना ठीक है ना, या फिर इसके प्रमाण कहीं मिलते नहीं है। इसलिए वैगनर की ये जो बात है या ये जो फोर्स को बताने की इनकी मतलब चेष्टा है, ये कहीं ना कहीं धराशायी हो जाती है और इसमें एक कमी या वीकनेस आती है। तो ये फोर्स में फेल हो गए कौन से आकर्षण बल में, ठीक है। बात ज्वारीय बल बहुत कमजोर होता है, ज्वारीय बल भी बहुत कमजोर होता है, क्यों भैया, गुरुत्वाकर्षण बल खुद पृथ्वी का है वो बात अलग है, ज्वारीय बल भी तो एक प्रकार का ग्रेविटेशन फोर्स है जो चंद्रमा और कौन लगा रहा है बेटा, सन लगा रहा है। सूर्य और मून के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वास्तव में बेटा, वो बहुत ज्यादा वीक फोर्स होता है। उससे ऐसा नहीं कॉन्टिनेंट खिसक जाए, ऐसे भाग खिसकते हैं। बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा, डिफ्यूजन होता है जल, तो सागर का जल खिसक जाता है, सागर के जल में ज्वार भाटे आते हैं। पर इससे अगर कॉन्टिनेंट खिसकाना चाहो तो ये तो बहुत वीक फोर्स हो जाएगा ना। तो टाइडल फोर्स द वीक फोर्स, इससे कोई कॉन्टिनेंट खिसक ही नहीं चलता, खिसक ही नहीं सकता। कॉन्टिनेंट तो हजारों किलोमीटर खिसके हैं, वो भी ज्वारीय बल से, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी इनका एक प्रकार से क्या एविडेंस दिया वो फेल हो गया। महाद्वीपों के तैरने की व्याख्या पूर्ण, इन्होंने वायंसी फोर्स की बात की है, लेकिन वायंसी फोर्स को प्रॉपर नहीं समझाया। जैसे बाद में आर्किमिडीज पला है वो बात अलग है, लेकिन अगर आप देखोगे वायंसी फोर्स से जिस तरीके से समझा रहा है कि सियाल जो है सीमा पर जो है तैर रहा है, सियाल का की डेंसिटी ज्यादा, ये बात ठीक है, प्रॉपर वे में उसको समझाने में समर्थ रहे। के जो फोर्सेस हैं वो बहुत वीक हो गए, और कहा जाता है कि वैगनर की सबसे ज्यादा यहीं पर आलोचना हुई है, और वैगनर का जो पूरा सिद्धांत है यहीं पर सबसे ज्यादा परेशानी, ठीक है। ये कह सकते हैं कमियां थी। अब इसमें वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्टेटस क्या है बेटा, कमियां तो होती हैं और कमियों में आलोचनाएं करते ही हैं वैज्ञानिक, लेकिन क्या वैगनर का सिद्धांत कोई काम का नहीं है, या वैगनर ने जितनी बातें की वो झूठ मूठ हैं, ऐसा नहीं है। वैगनर ने जो भी बातें करी हैं वो उनमें से बल को समझाने में वैगनर असमर्थ रहे हैं, लेकिन वैगनर की जो प्रमाण हैं बहुत ज्यादा शक्ति है। उन्होंने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनकी स्टडी की है, और उसके बाद ही वो प्रमाण प्रस्तुत। इस आधार पर हम कह सकते हैं बेटा कि वैगनर का जो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है ये तात्कालिक समय में तो सफल नहीं रहा, लेकिन आने वाले समय में प्लेट टेक्टोनिक का आधार बना है। वही लिखा हुआ है कि प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत में शामिल, यानी प्लेट टेक्टोनिक के लिए बेस का काम किया है। आने वाले समय में हैरी हेस, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, जितने भी वैज्ञानिक प्लेट टेक्टोनिक से जुड़े रहे हैं उसमें का नाम आता है। अगर बात करें उसकी बेस प्रदान किया वैगनर की ड्रिफ्ट ने। तो वर्तमान स्थिति देखें तो ये सिद्धांत असफल नहीं है, सफल है, लेकिन वैगनर नहीं समझा पाए वो बात अलग है। आने वाले समय में टेक्टोनिक व्याख्या कर देता है, ठीक है। अपन को प्लेट टेक्टोनिक भी समझना है, हम प्लेट बात करेंगे, और मैं वैगनर के सिद्धांत को इसमें जोड़कर बताऊंगा कि कैसे वैगनर का सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक का आधार बना है, ठीक है। अब इसका अंतिम कंक्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या कहता है। निष्कर्ष क्या है देख लीजिएगा। निष्कर्ष में अगर आप देखोगे तो निष्कर्ष कहता है कि वैगनर का योगदान क्या रहा है। वैगनर का योगदान ये है बेटा कि वैगनर ने अगर बात करें न्यू डायरेक्शन दी है जियोलॉजी को, जियोलॉजी को न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड करने में वैगनर का बहुत बड़ा हाथ है। वैगनर कहाँ एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे और वो जियोलॉजी में आ गए और इतनी बड़ी बड़ी बातें करी। उन्होंने पैलियो मैग्नेटिक के साक्ष्य दिए हैं, पैलियो अगर बात करें हम
क्लाइमेट के साक्ष्य दिए हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। तो जियोलॉजी के क्षेत्र में इसके बाद से बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं और इन चीज़ों के प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं कि वास्तव में कहीं ना कहीं महाद्वीपों हुई है। ठीक है। महाद्वीपीय गति की संकल्पना ये भी हमें देखने को मिलती है, कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंट मूवमेंट। ये भी आगे चलकर योगदान है वेगनर का कि कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग होती है। और तीसरा है बेटा व्यापक साक्ष्य संकल्पना है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस के बारे में उन्होंने संकलन उसका किया है। ठीक है। इसके अलावा आधुनिक संदर्भ में देखें, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें अगर इसको बेटा, तो प्लेट टेक्टोनिक का आधारभूत सिद्धांत, यानी कहीं ना कहीं मैं बार बार बता रहा हूं कि वैगनर का सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक का बेस तैयार करता है आने वाले समय में। चाहे हैरी हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, चाहे मॉर्गन का अगर बात करें प्लेट टेक्टोनिक, वैगनर कराए हैं। अगर इस तरीके से ये वैगनर का पूरा सिद्धांत हो जाता है जिसको हमने पढ़ा है बेटा। आपको बहुत अच्छे से इस सिद्धांत को पढ़ना है, समझना है, इस लेक्चर को देखना है। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बताना है। ठीक है। ये रहा बेटा सिद्धांत। आई होप आप लोगों को ठीक है। तो इसके बाद हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की ही बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आगे के सिद्धांत की बात करेंगे। तब तक ध्यान रखिए बेटा। थैंक यू वेरी मच बेटा। जय हिंद, नमस्कार।